नमस्कार मित्रों, आगे आपके सपनों को साकार करने के लिए इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास में पढ़ा था राव सिंह जी के बारे में। राव सिंह जी को अठोड़ों का मूल पुरुष, आदि पुरुष कहते हैं। और राव सिंह जी के बारे में पढ़ा था कि पालीवाल के ब्राह्मण थे जिन्होंने व्यापार करने के लिए आदि सारी कहानियाँ पढ़ी थी। राव सिंह जी के बाद में आए थे राव दुअर। राव दुअर के बारे में हमने पढ़ा था कि अपनी कुलदेवी की मूर्ति लाए थे कर्नाटका से और नागाना में नागनसी माता का मंदिर बनाया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था राव मालदेव जी मलिनाथ जी के बारे में। मलिनाथ जी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने राजधानी मेवाड़नगर बनाई, मेवाड़नगर बाड़मेर में, और वो एक लोक देवता भी हैं और उनके नाम से मालानी क्षेत्र का नाम पड़ गया था। और मालदेव जी के बेटे के जगमाल के बारे में पढ़ा था। जगमाल गिंदुली को लाया था अहमदाबाद किले से और कणगौर के त्यौहार पे लाया था, और आज भी कणगौर पे गिंदुली का त्यौहार है, कुला नृत्य किया जाता है। उसके बाद पढ़ा था राव सुडा के बारे में। सुडा ने अपनी राजधानी बनाई मंडोर में, और ये भी कहा जाता है कि राव सुडा को मंडोर प्रत्याहार इंदा प्रत्याहार उन्हें दायजे में दिया था और उसके बाद यहाँ राजधानी बनाई थी। राव सुडा का बेटा था रणमल। राव सुडा की बेटी हंसाबाई का विवाह किया गया था मेवाड़ के राणा लखा के साथ में, और रणमल को वहाँ का बनाया था सरंगसव मोकल का। उसके बाद रणमल ने अपने उनके मेवाड़ के साथ सामंतों के साथ अत्याचार किया और अपना राजधानी मेवाड़ ने कोशिश की, तो राणा कुंभा ने बारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया था। और ये भी कहा जाता है कि रणमल भाग सके तो जोधा भाग सके तो भाग था रणमल मारियो जाए, तो वहाँ जोधा भाग गया था। फिर हंसाबाई ने पाली में संधि कराई थी और संधि के माध्यम से मंडोर दुर्ग वापिस जोधा के हाथ में आया था। फिर जोधा ने 1759 ईस्वी में जोधपुर शहर बसाया और मिहिरानगढ़ दुर्ग बनाया। मिहिरानगढ़ को संस्कृत भाषा में सूर्य कहा जाता है और राठौड़ अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। और ज़्यादातर के बाद में आए थे हम राम मालदेव पढ़े थे। आगे हम शुरू करते हैं राम मालदेव जी के बारे में। तो बड़े बड़े राजाओं को थोड़ा सन याद कर लेते हैं ताकि कहीं ना कहीं अपन को सन पूछ लेते हैं कि भाई मालदेव ने कितने समय काल शासन किया। तो 1531 से 1562 ईस्वी तक। चलो आगे पढ़ते हैं राम मालदेव जी के बारे में। राव मालदेव जी के पिता का नाम था राव गंगा और उनके माता जी का नाम था पद्मा कुमारी। ध्यान रखना, क्वेश्चन आरएस एग्जाम में पूछा गया था कि पद्मा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी, तो अपन कह देते हैं सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। किसकी थी? सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। और मालदेव के बारे में ये कहा जाता है कि मालदेव राजकुमार रहते हुए भी उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया था, सामंतों को अपने वश में शुरू करने जाता। तो मालदेव के बारे में ये भी कहा जाता है कि मालदेव पितरंता राजा था। पितरंता का मतलब होता है कि पिता को मारकर बनने वाला राजा या पिता की हत्या करने वाला राजा। तो ये मारवाड़ का प्रथम शासक है जिसने पिता की हत्या करके शासक बना था। तो कहीं ना कहीं इतिहासकार मानते हैं कि इन्होंने हत्या नहीं की थी। तो मालदेव भी कहते हैं कि भाई मैं तो शरण स्पर्श करने गया था और खुद गिर के मर गए। पर ये बात सत्य यहाँ होती है कि मालदेव के पिता राव गंगा एक अयुरत थे। वो दिन भर अफीम के नशे में, शराब के नशे में, मतलब बिल्कुल नशे के रूप में रहते थे और अपने प्रजा और सामंतों को ठीक तरीके से नहीं हैंडल कर रहे थे। तो राव मालदेव जी के शासन राव गंगा जी के शासनकाल में कई सामंतों ने इनके खिलाफ कर लिया था। इनको मतलब संदा वो वसूली वगैरह देना बंद कर दिया था, अयोग्य था और नशे की हालत में बाहर आता नहीं था। तो सामंतों ने कर वगैरह देना और उनके खिलाफ सेना भेजना, उनके साथ सहयोग करना सब छोड़ दिया था। तो राव मालदेव जी ने मतलब कहा जाता है कि पितरंता है। उसके बाद राव माल शासक बने और राव मालदेव जी शासक बनते ही इनको ये भी कहा जाता है कि 52 दुर्ग और 58 परगनों को विजेता करने वाला है। 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि राव गंगा के शासनकाल में ही सामंतों ने उनका कर देना बंद कर दिया था, उनके साथ सेना भेजना भी बंद कर दिया था। तो राव मालदेव जी शासन राजा बनते ही उन्होंने भाटियों से वापिस सिंधिया, जालोर से, सिवाना से, सोजत से कई प्रकार के सामंतों को किले वापिस
ले लिया था। जब मालदेव राजा बने तो उनके पास सिर्फ दो ही ठिकाने थे एक कौन सा था, जोधपुर। तो जोधपुर तो उनकी राजधानी है, तो ऑलरेडी उनका ठिकाना होना ही है। और एक था सोजत। सोजत कहाँ है? पाली के अंदर है। तो राव मालदेव जी का राज तिलक भी कहाँ हुआ था? सोजत के अंदर हुआ था। सोजत के अंदर राव मालदेव जी का राज तिलक हुआ था। 52 युद्ध और 58 परगना विजेता भी कहा जाता है। और राज तिलक कहाँ किया था? सोजत पाली के अंदर किया था। चलो आगे पढ़ते हैं राव मालदेव जी के बारे में। राव मालदेव जी को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। बहुत ही मतलब मेहनती और सातिर खोपड़ी वाला राजा कहा जाता है। और मालदेव जी के बारे में ये भी था कि मालदेव जी कान के कच्चे थे। तो अपन धीरे धीरे एक पॉइंट के साथ पढ़ेंगे। तो राव मालदेव जी के मेवाड़ के साथ में क्या संबंध थे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, मतलब टाइप टाइप पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा। तो राव मालदेव जी का मेवाड़ के साथ संबंध, मेवाड़ के साथ संबंध भाई, राव मालदेव जी के मेवाड़ के राणा थे, उनके साथ क्या क्या संबंध रहा होगा और किस प्रकार उनकी हेल्प किया, क्या किस प्रकार से इनका कार्यकाल रहा। चलो पढ़ते हैं एक लाइन के साथ। राव मालदेव जी का मेवाड़ के साथ ये था कि आपको पता होगा कि मेवाड़ का बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध, खानवा का युद्ध, जो 1557 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध में राणा सांगा ने अपने सारे राजस्थान के राजपूतानों को मैसेज भेजा था कि अपन एकजुट होके इन मुगलों से, बाबर से लड़ेंगे, ताकि अपन आराम से जीत सके, विजय कर सके, इन मुगलों को राजस्थान में प्रवेश से रोक सकते हैं। तो कई राजाओं ने अपनी सेना भेजी थी, कुछ सेनापति भेजा था, कुछ खुद गए थे। तो मारवाड़ से राव गांगा ने किसको भेजा था? मालदेव को भेजा था। किसकी सहायता करने के लिए? राणा अच्छा खान और किन के हुआ था? राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ध्यान रखना, घायल राणा सांगा को युद्ध स्थल से बाहर कौन लेके आया था? यही मालदेव लाए थे अपने। युद्ध क्षेत्र से बाहर लाए थे। तो 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ में किसने दिया? मालदेव ने दिया था। उसके बाद विक्रमादित्य के टाइम, विक्रमादित्य के समय उनकी पत्नी कर्मावती, और कर्मावती के साथ युद्ध किया था बहादुर शाह ने, जो गुजरात शासक थे। बहादुर शाह ने आक्रमण में, फिर भी इन्होंने आक्रमण पे कर्मावती का सहयोग किया मालदेव ने, और मेवाड़ साथ संबंध रहे। फिर मावली के युद्ध में, मावली के युद्ध में उदय सिंह का सहयोग किया था। उदय सिंह का सहयोग किया था। ये उदय सिंह है महाराणा प्रताप के पिताजी, उदय सिंह का सहयोग किया था। तो पहले मालदेव का संबंध उदय सिंह के साथ बहुत अच्छा था। और मालदेव का विवाह कहाँ हो रखा था? मालदेव की शादी हो रखी थी खैरवा, पाली के अंदर क्षेत्र पड़ता है। खैरवा की रानी स्वरूप दे के साथ मालदेव का विवाह हो रखा था। अब उदय सिंह के साथ के रिलेशनशिप कैसे खराब हुए तो अपन देख लेते हैं। तो खैरवा पाली के अंदर स्वरूप देव की शादी मालदेव से हो रखी थी। स्वरूप देव की एक बहन थी झाली रानी। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा, ऊपर लिख रहा हूं वापस है, दोबारा ऊपर लिख ताकि आप देख सके आराम से। मालदेव की साड़ी थी झाली रानी, जो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। मालदेव की पत्नी कौन थी? स्वरूप देव, जो कहां थी? खैरवा की। और खैरवा कहां पड़ता आपने? पाली के अंदर। तो स्वरूप देव की बहन थी मालदेव की रानी झाली रानी। तो मालदेव को झाली रानी से लव एंड फर्स्ट साइड हो गया था। तो मालदेव ने स्वरूप देव से और उनके मतलब घर वालों से कहा कि भाई इनकी शादी भी मेरे साथ करवा दो। तो कहीं ना कहीं स्वरूप देव चाह रही थी कि भाई मेरे बहन की शादी मालदेव के साथ नहीं हो। तो खैरवा के शासक ने
मेवाड़ के उदय सिंह को मैसेज किया, संदेशा भेजवाया कि हम अपनी झाली रानी के आपसे शादी करना चाहते हैं। तो उदय सिंह तो झट मंगनी फट ब्याह के लिए तैयार ही था। तो उदय सिंह ने शादी कर ली झाली रानी से। अब झाली रानी से शादी कर दी तो मालदेव के और उदय सिंह क्या हो गई, आपस में अनबन हो गई। अनबन होने के साथ इनको आपस में युद्ध करने के लिए भी मजबूर हो गए थे। ध्यान रखना, अजमेर का शासक था, अजमेर का शासक था हाजी खान। कौन था? हाजी खान। हाजी खान के पास एक रंगराय नाम की एक महिला थी। तो इन रंगराय महिला को किसने मांगा था? उदय सिंह ने मांगा था। तो हाजी खान ने देने से मना कर दिया। मना करने से उदय सिंह और हाजी खान के बीच में भी क्या हो गई, अनबन। और इस अनबन का फायदा उठाया मालदेव ने। कहा भाई हाजी खान पहले वाले अपनी दुश्मनी भूल जाते हैं, अब उदय सिंह की बारी, उदय सिंह के साथ युद्ध करते हैं। और इन दोनों के बीच में अरमाड़ा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? अरमाड़ा को 1557 ईस्वी के अंदर। इस प्रकार रिलेशनशिप इनके साथ रहे, मेवाड़ वालों के साथ। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया 45 ईस्वी में। घायल अवस्था में राणा सांगा को मालदेव जी मार लाए थे। फिर विक्रमादित्य की रानी कर्मावती के टाइम गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आतंक किया, तब भी इन्होंने साथ दिया। फिर उदय सिंह के साथ अच्छे रिलेशन रहे। उसके बाद झाली रानी को लेकर उनके साथ अनबन हो गई। फिर उदय सिंह ने रंगराय नामक महिला हाजी खान से मांग ली थी, तो फिर हाजी खान से इनकी अनबन बन गई और बाद में अरमाड़ा का युद्ध हुआ और उनके बीच में अनबन रह गई। तो ये मेवाड़ और मारवाड़ के बीच माल शासन काल में था ये रिलेशन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले अच्छे खासे सही रिश्ते थे, फिर बाद में झाली रानी के और रंगराय के कारण हाजी खान को ये फायदा मिल गया और मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में युद्ध करवा देता। अब बढ़ते हैं बीकानेर के साथ इनके संबंध। भाई राम महादेव जी के बीकानेर के साथ में क्या संबंध रहे? बीकानेर के साथ संबंध तो मैंने आपको ये पहले जब जोधा पढ़ाया था, तो जोधा का टाइम मैंने बताया था कि जोधा का 500 पुत्र राव बीकानेर, तो 1565 इसमें बीकानेर बसाया था। तो बीकानेर में कौन सी राजवंश था? राठौड़ राजवंश। और जब मालदेव शासक बना तो बीकानेर में राजा कौन था? राव जैत सिंह, जो 4-5 पीढ़ी के बाद मालदेव के वंश में ही है। अच्छा, राव जैत शासक कहा था। राव जैत सिंह और मालदेव के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम क्या था? पाहेबा या साहेबा का युद्ध। तो पहले राव जय सिंह ने कहा था कि अपन बिना युद्ध किए ही मामला समझाते हैं, अपन तो भाई भाई हैं राठौड़ आपस में, और अपनी थोड़ी बहुत पीढ़ियां आपस में अपने मिलती हैं और 4-5 पीढ़ियां वैसे अपने भाई हैं, तो भाइयों में कौन सा युद्ध? तो मालदेव ने कहा भाई जो भाई है, पर मुझे अपने साम्राज्य का क्या करना है? विस्तार करना है। साम्राज्य का क्या करना है? विस्तार करना। ये पाहेबा साहेबा कब हुआ था? 1541 ईस्वी में हुआ था। 1541 ईस्वी में। और इसमें युद्ध करते करते राव जैत सिंह की तो क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मालदेव क्या हो गए थे? विजेता। इस युद्ध में मालदेव जी का साथ दिया था कुंपा ने। किसने दिया था? कुंपा ने दिया था। और फिर राव जैत सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर का प्रशासक बना दिया राव कुंपा को। बीकानेर का प्रशासक बना दिया था राव कुंपा को। कुंपा को, सेनापति कुंपा था। तो कुंपा को क्या बना दिया था? बीकानेर का एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया था कुंपा को। फिर बीकानेर वाले संबंध देख लिए कि भाई राव जैत सिंह के साथ मालदेव ने युद्ध किया था। पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था 1541 ईस्वी में हुआ था। इसमें राव जैत सिंह की मृत्यु हो गई थी, मालदेव विजेता हो गया था। और राव जैत सिंह की मृत्यु के बाद में बीकानेर का प्रशासक बना दिया राव कुंपा को। और उसके बाद बातें हो गई और फिर मालदेव के अंडर में आ गया बीकानेर। आगे बढ़ते हैं। नागौर के साथ क्या रिलेशन रहे होंगे इनके? नागौर के साथ राव मालदेव या मारवाड़ रियासत के
संबंध। जिस टाइम राजा मालदेव राव मालदेव का शासनकाल था, उस समय नागौर का शासक था वीरमदेव। वीरमदेव वही है जैसा कि जयमल के पिताजी। वीरमदेव के पास एक हाथी था जिसका नाम था दरिया जोश। उस हाथी को लेकर आपस में युद्ध हुआ था, और युद्ध में वीरमदेव भाग के चला गया दिल्ली सल्तनत के पास। और उस टाइम में दिल्ली का सकता कौन? शेरशाह सूरी। तो अफगानी था एक। अफगानी कौन था? शेरशाह सूरी के साथ हाथ मिला लिया कि भाई मेरे भाई मालदेव ने उस पर आक्रमण किया और मुझे बुरी तरह से पीटा और मैं मेरा ठिकाना छीन लिया है। तो शेरशाह सूरी, और ध्यान रखना मैंने पढ़ा था बीकानेर राव जयसिंह का बेटा था कल्याणमल भी भाग के कहाँ चला गया था? शेरशाह सूरी के पास में। अब एक तो कल्याणमल ऑलरेडी गए हुए हैं, और उसके बाद वीरमदेव भी कहाँ चला गया? शेरशाह सूरी के पास में। तो ध्यान रखना, मालदेव की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपने भाइयों को भी नहीं बख्शा था। मतलब भाइयों को नहीं बख्शा, तो भाइयों ने सारी बात बताई शेरशाह सूरी को, और शेरशाह सूरी ने कहा अभी आप आक्रमण करो, हम आपके साथ में, आप हमें बीकानेर दे देना नागौर, और जोधपुर पे आप अपना राज्य स्थापित करो। ये रहा था नागौर के साथ संबंध। नागौर का बोले तो केदारनाथ प्रशासक था वीरमदेव, और वीरमदेव के पास हाथी था दरिया जोश। उस हाथी को लेकर आपस में विवाद हो गया था। अब ध्यान रखना, ये तो हो गए उनके सामंतों के आसपास के ठिकानों के बारे में। फिर हुमायूं के साथ में क्या संबंध रहे होंगे इनके? हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद शासक बना हुमायूं के साथ मालदेव के साथ शासक मतलब संबंध क्या रहेंगे? मैं बात कर रहा हूँ 1539 और 1540, जिसमें सोसाय बिलग्राम का युद्ध हुआ था। सोसाय बिलग्राम का युद्ध हुआ था, और सोसा और बिलग्राम का युद्ध किन के बीच में हुआ था? हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, जिसमें हुमायूं को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। फिर हुमायूं भाग गया था पाकिस्तान उधर दक्षिण की ओर। फिर हुमायूं ने यहाँ से युद्ध के बाद जोगी तीर्थ एक जगह पड़ती है, जोगी तीर्थ अपने फड़ौदी के पास जगह पड़ती है, वहाँ हुमायूं ने डेरा डाला। तब मारवाड़ के शासक बता मालदेव जी को फिर हुमायूं शेरशाह से दुखी है और वो शेरशाह के खिलाफ लड़ना चाहता है। तो मालदेव ने भी संदेशा भिजवाया कि भाई हुमायूं को बोला अपन दोनों मिलके शेरशाह पे आक्रमण करते हैं, और आप यहाँ जोगी तीर्थ से बीकानेर चले जाओ। बीकानेर में अपना ही बैठा है आदमी कुंपा, वो आपको शरण दे देगा। वहां से अपने सेना तैयार करके शेरशाह पे आक्रमण करना है। तो हुमायूं काम करता था। हुमायूं को लगा यार कहाँ अपन को इनकी जरूरत पड़ेगी मालदेव की, और अपने भाई सब साथ में इतनी बड़ी सेना है। तो हुमायूं की लगा कि अपन को मालदेव की सेना की जरूरत नहीं है। तो उस समय हुमायूं ने इनका संदेशा या इनका संधि मित्र बनाया ही नहीं। उसके बाद हुमायूं सेना धीरे धीरे कम पड़ने लगी। तो हुमायूं को लगा कि भाई अकेले अपन समय बीता गया और सेना कम बढ़ती गई, और कब तक मतलब भटकते भटकते फिरेंगे। तो हुमायूं ने दोबारा अपने भेजा सेनापति को, अपने दूत को भेजा कि भाई जाके मालदेव से संधि कराओ, या मालदेव से पूछ के आओ कि भाई क्या सीन है अब आपका, भाई अपनी सहायता करते हैं और अब मिलकर अपन शेरशाह पे आक्रमण करते हैं। जब हुमायूं ने अपने दूत को भेजा, दूत हुमायूं आया, जोधपुर आया, और ध्यान रखना उस समय शेरशाह सूरी का भी दूत वहां मारवाड़ में आया हुआ था, जोधपुर में आया हुआ था। हुमायूं का दूत आया तो मालदेव ने अच्छी खासी उनकी सेवा की और मेहमान नवाजी की। बोला कि भाई आप हुमायूं को बोल देना बीकानेर चले जाओ, वहाँ अपना कुंपा बैठा है, आपको सहयोग करेगा। और जब इनके दूत हुमायूं के दूत वापस आए और हुमायूं को बताई कि बात भी मालदेव जी ने ऐसा ऐसा कहा है और अपनी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पर उनके दूत को ये लगा कि जब हम वहाँ मालदेव जी के पास गए थे तो एक दूत वहाँ और आया था। वो कौन था? शेरशाह सूरी का दूत था। तो हुमायूं को लगा कि भाई
मारवाड़ का मालदेव अपने साथ संधि कर रहा था, तो फिर ये शेरशाह का दूत वहां क्यों आया? तो मालदेव का एक लाइब्रेरियन, सॉरी इसका हुमायूं का एक लाइब्रेरियन था जिनका नाम था मुल्ला सुर्ख, जिनका क्या नाम था? मुल्ला सुर्ख। हुमायूं मुल्ला सुर्ख के पास गया और बोला कि भाई मालदेव ने अपने साथ भी संधि करने के लिए बोला और शेरशाह सूरी का भी वहां दूत आया। तो अब बताओ ये मालदेव धोखा किसके साथ करना चाहता है? फिर अपने साथ करना चाहता है, शेर सूरी को बोल रहा है कि जैसे हुमायूं आएगा हम उनको पकड़ के आपके हवाले कर देते हैं, या फिर शेरशाह सूरी के साथ कर रहा है कि भाई उनको मार के वापिस आगरा पे अपना राज्य स्थापित करते हैं। तो मुल्ला सुर्ख को लगा कि होना हो ये हुमायूं के साथ या आपके साथ नहीं धोखा करना चाहता है, कि जैसे ही आप आओगे आपको पकड़ के सूरी के हाथ में कर देंगे, अपना वापस राज्य स्थापित कर देंगे। यहाँ से हुमायूं कान भरे और हुमायूं यहाँ से भाग गया। हुमायूं भाग के अमरकोट चला गया। कहाँ चला गया? अमरकोट। अमरकोट वीर साल सोडा के वहां रहा और वहां पर भी 1542 ईस्वी में अकबर का भी जन्म वही हुआ था और सारी बातें वहीं पे हुई। और हम लाइब्रेरियन से पूछा तो वहां से अमरकोट भाग गया था, वीर साल सोडा के वहां रहा और 1542 में अकबर का जन्म भी वही हुआ था। तो हुमायूं के साथ इनके इतने ही संबंध रहे थे। अब हुमायूं तो हो गया, अब शेरशाह सूरी के साथ मालदेव जी के क्या संबंध रहे ये भी पढ़ लेते हैं अपन। देखो मैं आपको इसलिए अलग अलग पढ़ा रहा हूँ ताकि सब एक साथ में नहीं हो, सबका मिश्रण नहीं हो, और अलग अलग पढ़ने से अपन को अलग अलग याद आ जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था अभी राव मालदेव के बीकानेर के साथ क्या संबंध थे, तो अपन कह सकते हैं वहाँ का सल्तान राव जैत सिंह, राव जैत सिंह पे आक्रमण किया, पाहिबा साहिबा का युद्ध हुआ और राव जैत सिंह की मृत्यु हो गई। फिर कुंपा को बीकानेर का प्रशासक बना दिया था। मेवाड़ में राणा सांगा के साथ खानवा युद्ध में सहयोग किया और विक्रमादित्य के कर्मावती के साथ बहादुर शाह के आक्रमण के टाइम उनका सहयोग किया। फिर उदय सिंह के साथ भी अनबन अच्छे संबंध थे। फिर उनकी साली को लेकर उनके साथ अनबन बन गई। और फिर अजमेर के हाजी खान के साथ में भी अच्छे उदय सिंह के साथ अनबन बन गई उस रंगराज महिला को लेकर। फिर मालदेव ने और हाजी खान ने मिलकर आक्रमण किया उदय सिंह पर, हरमाड़ा के युद्ध में उनके साथ पराजित हुई। अब देखते हैं शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में क्या संबंध है। ये अपन अलग अलग पढ़ने का ये है कि अपन को आराम से याद हो सके, सब भीड़ में आराम से एक एक शब्द एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक को लेकर पढ़े ताकि अपन को आराम से याद हो सके। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में क्या क्या रहा होगा, तो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में खतरनाक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम क्या था? गिरी सम्मेलन युद्ध। गिरी सम्मेलन यहाँ से कहते हैं जत्तारण। गिरी सम्मेलन या जत्तारण का युद्ध, ये युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 ईस्वी में। इस युद्ध के बारे में जानते हैं कि इस युद्ध में शेरशाह सूरी के साथ किसने दिया था? एक बीकानेर का कल्याणमल था। बीकानेर कौन था? कल्याणमल। और नागौर का कौन था? वीरमदेव। और मालदेव के 2 सेनापति थे, एक का नाम था जैता और दूसरे का नाम था कुंपा। ये दोनों मालदेव जी के साथ में थे। तो 1519 के युद्ध के टाइम कुंपा को लगा कि भाई शेरशाह सूरी मालदेव पे आक्रमण कर रहे हैं, तो कुंपा वहां से बीकानेर से मारवाड़ आ गया था। तो मालदेव जी ने पूछा भाई कुंपा वापिस कैसे? तो कुंपा ने कहा भाई शेरशाह सूरी आपका आक्रमण कर रहा है, तो जब आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है, आपका आक्रमण कर रहे हैं, तो वहाँ बीकानेर में कैसे बैठूं? मैं आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ आ गया था। ये कथन किसके थे? कुंपा के थे। और जैता ने क्या कहा था? ध्यान रखना, ये बातें बहुत बाद में काम आएगी। जैता ने कहा था कि आप गिरी सम्मेलन पे युद्ध करो, अच्छी जगह है और आपके सेना के लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था में आराम से कर दूंगा। ये 2 वाक्य ध्यान रखना, ये बहुत काम आएंगे। जब मालदेव अपनी सेना के साथ गिरी सम्मेलन पहुंचा, शेरशाह सूरी भी गिरी सम्मेलन पहुंचा। अब शेरशाह सूरी को लगा कि इतनी बड़ी भगी सेना और अपन फिर दिल्ली आगरा से आए हैं एक छोटे से मारवाड़ के लिए। तो उन कल्याणमल और वीरमदेव से पूछा भाई आप दोनों को तो अपने अपने सामंत मिल जाएंगे, अपने ठिकाने मिल जाएंगे, मेरे को क्या मिलेगा?
तो उन्होंने कहा भी आपको जोधपुर मिल जाएगा और आप जोधपुर पे राज करना, और जोधपुर के हाथ में बहुत बड़ा हम दे सकते हैं और आप आराम से अपनी वसूली कर सकते हो। तो शेरशाह सूरी ने देखा भी इस तरह से अपन दबदबे से या लड़ाई करके तो युद्ध जीत नहीं सकते। शेरशाह सूरी बहुत ही लोमड़ी की तरह होता था, उनकी सोच इतनी तगड़ी थी कि वो बैठे बैठे कुछ है। तो शेरशाह सूरी को कहीं ना कहीं लगा होगा कि ऐसे अपन ताकतवर से युद्ध जीतने, अब इस युद्ध को जीतने के लिए अपन को थोड़ा बहुत माइंड लगाना ही पड़ेगा। तो शेर सूरी ने बैठे बैठे उपाय किया, एक तरकीब सोची। तो उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को एक व्यापारी का वेश बनाकर मालदेव की सेना के पास भेज दिया, बोला कि आप जाओ और उनकी ढालें और तलवारें बेच के आ जाओ। तो उन सेनापतियों को, उन व्यापारियों को उनकी सिट्टी दी थी, 4-5 चिट्ठियाँ दी थी कि भाई ये मालदेव के कैंप जहाँ मालदेव नजर पड़े ना वहाँ डाल देना, पर किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि भैया आपने डालें। और सिटियों में कहा जाता है कि सिटियों में ऐसा लिखा था कि जता और कुंभा के बारे में कि जता और कुंभा ये कह रहे हैं सूर्य से कि जैसे आप हमले के लिए आओगे तो हम राव मालदेव को पकड़ के आपके कदमों में डाल देंगे, फिर आप हमें जोधपुर राजा बना देना और मालदेव को हम आपके हवाले कर देंगे। तो ये बात मालदेव जी को मालूम चल गई। अब हकीकत तो ये है कि जैता और कुंभा ने ऐसा कोई योजना बनी ही नहीं थी, ये सिर्फ शेरशाह सूरी मालदेव के कान भरने के लिए, उनको संदेह उत्पन्न करने के लिए बनाया गया प्लान था। तो फिर वो व्यापारी आए, तलवार लेने आए और उन्होंने भाई काम अति डाले हैं तलवारें हैं, युद्ध के टाइम तो किसको जरूरत नहीं हो तलवार वालों की। तो वहाँ बैठा, उन्होंने साइड तलवारें बेची और जाते जाते उन्होंने वो पर्चियाँ वहाँ बिखेर दी। जैसे ही मालदेव की नज़र पर्चियाँ पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ। तो जैसा को बोल रहे हैं कि जैसे ही मालदेव आएगा तो हम आपके हवाले कर देंगे और आप हमें हमारा ठिकाना दे देना, हमारी जो प्रतिशत की बात थी वो दे देना। ये बात मालदेव को चली तो माल सैनिकों से कहा कि जैता और कुंभा अपने साथ नमक आरामी कर रहे थे। हालांकि मैंने कहा था ना कुंभा भी आया था बीकानेर से वापस की भी हम आपकी हेल्प करेंगे, और जैता ने कहा था कि अच्छी जगह है हम खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। तो इन लोगों की व्यवस्था ये थी कि वो रसोई के साथ मिल गए थे। ध्यान रखना, 12 मालदेव यहाँ से कहाँ चला गया था, सिमड़ा चला गया था। मालदेव वहाँ से 4 जून को शाम को ही 1544 की 4 जून को पहले ही दिन पहले युद्ध से पहले भाग गया था। और कहाँ गया था, सिवना दुर्ग में। और सिवना दुर्ग में जाकर सिवना दुर्ग को मारवाड़ राजाओं के संरक्षण भी कहा जाता है। जब युद्ध में और सारा जब भाग कहाँ चले गए थे, सिवना। ध्यान रखना 12,000 की सेना के साथ जैता और कुंभा लड़े थे। जैता और कुंभा ने कहा था कि हमारे राजा के साथ हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तब हम लड़ेंगे और हम अपनी वीरता का उनको परिचय देंगे। 12,000 की सेना 80,000 के साथ भिड़ गई और युद्ध भी इतना खतरनाक रहा कि युद्ध जीतने वाले थे। फिर शेरशाह सूरी बहुत चालाक था, उन्होंने अपनी आधी सेना बाहर पीछे रखी थी। जैसे ही इनकी सेना कमजोर पड़ेगी और पीछे से अपना आक्रमण कर देना और जीत जाना। फिर सूरी का पीछे वाली सेना की टुकड़ी ने जैसे ही शाम के टाइम थके हारे सैनिकों ने जैसे युद्ध जीतने की कोशिश की, सेना ने आक्रमण कर दिया और जैता और कुंभा वहाँ पे ही शहीद हो गए थे, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पर शेरशाह सूरी को ये लगा था कि ये 12,000 की सेना अगर ये पीछे में टुकड़ी नहीं बची होती तो आज मुझे हिंदुस्तान की बादशाह खो जानी पड़ती। तो शेरशाह सूरी ने वाकई कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, क्या कहा था शेरशाह सूरी ने, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। क्या कर लेता, हिंदुस्तान की बादशाह खो लेता। तो सूर्य को लगा कि अगर मालदेव नहीं भागा होता और मालदेव की पूरी सेना अपने साथ लड़ी होती तो अपन को तो ये ठोक ठोक के ठोकत। और मालदेव बहुत ही नकटा था, उन्होंने कल्याणमल और वीरेंद्र के साथ भी बहुत ठगी की थी। और सूर्य को लगा कि मालदेव यहाँ से नहीं भागता, जैता और कुंभा के साथ लड़ता तो अपने तो हिंदुस्तान की बादशाह होता। और जोधपुर है, जोधपुर में होता ही क्या है, किसान तो बाजरे होता है। तो सूर्य ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खोलता और जोधपुर के संक्रमण में दिल्ली और आगरा को भी खो देता।
तो वहाँ से वो भाग गया था मालदेव। फिर शेर सूरी चलते चलते मेवाड़ की तरफ गया। तो मेवाड़ का राजा था उदय सिंह। 1544 में उदय सिंह ने भी शेर सूरी से अधीनता स्वीकार कर ली थी। और 1545 ईस्वी में शेर सूरी खुद मर गया था कालिंदर के आक्रमण पर। कालिंदर के आक्रमण पर एक तो गोला जैसे दागा किले तक वापिस आया। और 1545 ईस्वी में ही उनकी शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु खबर सुन के हुमायूं वापिस आ गया था। तो ये शेर सूरी के साथ और मालदेव के साथ ये अपने संबंध रहे थे। अब ये थे उनके युद्ध कार्य और उनकी कार्यनीति। अब उन्होंने शेर मालदेव ने कुछ निर्माण भी करवाए थे। उन्होंने क्या क्या निर्माण कराया था वो भी देख लेते हैं। अब तक तो हमने पढ़ा था कि मालदेव और उनके सामंतों या उनके आक्रमणकारों के साथ में क्या क्या रिलेशन रहे थे। हमने देखा है कि रालदेव सबसे पहले मेवाड़ में उन्होंने उदय सिंह का साथ दिया, कर्मवती का साथ दिया। खान में युद्ध में राणा सांगा के साथ लड़े थे। राणा सांगा को कालावस्था में बाहर लाए थे। फिर मेरता में वीरमदेव थे। वीरमदेव जी के साथ हाथी को लेकर विवाद हो गया था और उनका युद्ध में भी वीरमदेव खदेड़ा था। फिर बीकानेर का राज जयसिंह को भी मारा था। वहाँ का बेटा कल्याण मल वहाँ चला गया शेर सूरी के पास में और दोनों का अनबन हो गई थी। फिर हुमायूं की सहायता करने के लिए बोला तो हुमायूं को लगा कि अपने साथ ही धोखा कर रहा है। तो फिर मालदेव अकेले रह गए और सूर्य के साथ में कल्याण मल और इन दोनों के कारण युद्ध हार गए थे। उसके बाद मालदेव ने कौन कौन से निर्माण कराए थे। तो सबसे पहले कराया था पोखरण का किला और फिर कराया था सुजत किला। इन किलों क्या कराया था निर्माण कराया था। सुजत का किला, जोधपुर का परकोटा इन्होंने बनाया था। किले का क्या बनाया था परकोटा। किसने बनाया था राव मालदेव ने बनाया था। रिया किला कहाँ है नागौर में। ये भी किसने बनाया था राव मालदेव ने। तो ये इनके साथ संबंध थे और अच्छा खासा मालदेव का इतिहास हमने पढ़ा है। और भी मालदेव के बारे में आगे बढ़ते हैं। अब मालदेव के संबंध निर्माण कार्य पढ़ लिए। अपन को राजस्थान मारवाड़ इतिहास में वैसे ही मालदेव का नाम याद आता है। तो मालदेव के साथ में अपन को एक और नाम याद आता है और वो आता है रोटी रानी का। अब जब मालदेव का नाम याद आता है तो अपन को एक और नाम याद आता है रूठी रानी। इनका नाम क्या था उमा दे। दे का मतलब होता है देवी। दे का मतलब देवी। अब उमा दे कहाँ की थी तो ये थी जैसलमेर भाटी राजवंश की बेटी। कहाँ की थी जैसलमेर के भाटियों के राजवंश की बेटी। ये किसकी पुत्री थी अपन कहते हैं ये लूणकरण की बेटी थी। लूणकरण की पुत्री थी। तो मालदेव मैंने कहा था कि मालदेव ने कई सामंतों के ठिकानों पर आक्रमण किए थे। तो लूणकरण को लगा कि भाई ये जिसने अपने बाप को भी नहीं बख्शेगा अपन को क्या बख्शेगा। ऐसे करें इनके मालदेव के साथ में एक रिश्ता बना देता है कि रिश्तेदार में कभी हमला करेगा नहीं, अपन को परेशान करेगा नहीं। जैसलमेर के भाटियों ने संदेशा भेजा कि हम आपके साथ में अपनी बेटी सुंदर सुशील बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। मालदेव तैयार था। तटमंगनी फट गया। वहाँ से मालदेव बहुत ही बड़ी बारात लेकर पहुँच गए जैसलमेर पहुँच गए। तो अब बहुत बड़ी रियासत के राजा हैं तो बहुत बड़ी बारात लेकर गए। हाथी घोड़े मतलब बहुत बड़ी बारात लेकर गए अपने सारी। तो उमादेव को लगा कि इतनी अच्छी बारात आ रही है, बड़ी बारात आ रही है, सब देखने के लिए डेरे में रुके हुए। ध्यान रखना कुछ महिला डेरा देखने के लिए दूल्हे को देखने के लिए जब घर से डेरे की तरफ जाती है ना तो एक झल्ला गीत गाती है। कौन सा गीत गाती है झल्ला गीत। झल्ला गीत कब गाया जाता है जब बारात को देखने के लिए महिला जाती है ना घर से डेरे की तरफ, तब कौन सा गीत गाया जाता है झल्ला गीत गाया जाता है। कौन सा गीत झल्ला गीत गाया जाता है। तो उमादेव को भी लगा कि कैसे हमारे पतिदेव जी हैं और उनको देखने की उनके अंदर इच्छा जागी। तो उन्होंने कहा अभी दुल्हन ने इतने बड़े महल से कैसे बाहर आई। सब बाहर तैनात थे। उन्होंने देखा किले के ऊपर से जाकर सब कुछ
दिख जाएगा। जैसे ही उमर दे किले के बाहर ऊपर चढ़ने लगी तो उन्होंने एक अज्जू भी कहानी सुनी। लूणकरण और उनकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि जैसे ही मालदेव फेरों के लिए आएगा और हम उनको पकड़ कर मार देंगे। तब ये बात उमरदेव को मालूम चली कि अपने पिताजी तो मेरे पतिदेव को मारने चले। तो राजस्थान में अपनी रीति रिवाज चलता है कि सगाई होते ही वो आदि शादी तो उनकी मान ली जाती है। उमरदेव को लगा अपने पतिदेव को इस बात का मालूम नहीं है और वे इस बात से अनजान है और जैसे इनके साथ आएंगे तो उनके साथ कुछ अनहोनी न हो। तो उमरदेव ने अपने उस दासियों के साथ संदेश भेजाया लूणकरण के पास कि आप आओ तो सावधान आना, अपने सेना को साथ लाना, क्योंकि मेरे पिताजी आपके साथ आपघात करने वाले हैं, आपको आते हैं दबोच कर मारने वाले हैं। लूणकरण को ये बात पता चल गई कि ओहो ससुर जी तो अपन को मारने वाले हैं, अपन को पावना बनाने से पहले ही मारने वाले हैं। तो लूणकरण ने अपने कुछ साथियों को बुलाया, इसने मालदेव ने अपने कुछ साथियों को बुलाया और कहा कि जब मैं अंदर फेरों के लिए जाऊँ ना तो आप इतना काम कर देना कि लूणकरण जी को अंदर आने मत देना, महल के अंदर आने मत देना। जैसे ही मालदेव फेरों के अंदर गया तो कुछ सेना शादी थी तो कुछ शासक आए थे तो उन्होंने कहा भाई लूणकरण जी सगो जी आओ आते तय करा पार्टी हाटी करा कुछ पैक शैक बनावा। तो लूणकरण ने कहा नहीं भैया बेटी का कन्यादान करें। और कन्यादान हमेशा भाई पिताजी है या काका है या बड़े पापा है वो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े राजा हो कन्यादान कर देंगे, कोई अपने भाई का कर दें, आप बैठ के हम तय करें। तो लूणकरण जी को मालूम चढ़ गया कि बेटो इनको पता चल गया बहन को मारने वाला हूँ। तो वहाँ लूणकरण जी की दाढ़ गली नहीं। वहाँ से मालदेव उमादेव को शादी करके घर ले आए थे अपने मारवाड़ में। जोधपुर किले में आए और बताया अंदर लिया। रात को टाइम था और राजकुमार अपने शयन कक्ष में गए मालदेव जी शासक। तो भाई सज धज के आ रहे थे उमादेव। तो उमादेव के साथ में एक दासी को भेजा था, क्योंकि अब राजकुमारी तो काम रोटी बाटी करेगी नहीं, फिर थोड़ा सा करेगी नहीं, तो उनके साथ दासी को भेजा। दासी का नाम था भारमली बचपन से लेकर उमादेव के साथ में ही रही, साथ में ही पढ़ी, साथ में ही खेली और उनकी सखी सहेली थी। तो भैया उमादेव ने कहा कि आप राजा जी को बोलो कि आप आधा घंटा पौन घंटा वेट करें, जब तक मैं श्रृंगार करके बाहर आ रही हूँ। तो भारमली भी गई। उस टाइम मालदेव ने फुल पार्टी में थे, पैक सैक लगाया था, तो मालदेव जी फुल टुन हुए थे और उनको भारमली पसंद आ गई। जब उमादेव को ये मालूम चला कि मेरे पति ने ये काम कर दिया तो वो वहाँ से रूट कर अजमेर तारागढ़ दुर्ग से ले गई थी। तो उनको लगा कि ऐसे लीसड़ पति, ऐसे नीच पति का भी मैं मुंह नहीं देखूंगी, जो मेरा वेट करना भी उन्होंने सही नहीं समझा। तो ये सब सुन के उमादेव वहाँ से रूट कर कहाँ से ली गई थी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में से ली गई थी। तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में गई, कुछ टाइम बीता और जब कुछ टाइम बीता तो मालदेव को लगा कि यार अब उमादेव को वापस बुलाना चाहिए, हमसे जो गलती हो गई सो हो गई। तो उन्होंने ईश्वरदास जी को भेजा, कवि थे, ईश्वरदास जी को भेजा कि ईश्वरदास जी आप जैसे तैसे मना के उनको वापस ले आओ। ईश्वरदास जी गए और जैसे तैसे मतलब कहा कि भाई महादेव जी में गलती हो गई है और आपकी गलती स्वीकार कर रहे हैं वो अपनी, और आप वापस मारवाड़ चलो। तो उमादेव ने कहा कि भाई मैं वापस चलने वाली नहीं हूँ। उन्होंने अगर मैं वापस गई तो मेरी बेइज्जती होगी कि रानिया कहेगी भाई रूठ के गई थी और वापस भी आ गई, मैं वापस चलने वाली नहीं हूँ। तैसे माँ ईश्वरदास ने कहा ऐसा नहीं होगा, पर दरबार के अंदर मालदेव जी आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपको पटरानी का दर्जा भी देंगे। तैसे समझा बुझा के ईश्वरदास दिला रहे थे। तो अन्य रानी को लगा कि अगर ये रानी वापस आ गई, उमादेव वापस आ गई, तो इनको पटरानी का दर्जा मिल जाएगा और पटरानी दर्जा मिल जाएगा तो अपनी इज्जत कोई रहेगी नहीं। तो रानियों ने आशादास जी बारठ को भेजा, आशादास जी बारठ को भेजा और कहा कि आप जैसे तैसे करके उमादेव को वापस भेज दो, यहाँ किले में आने नहीं देना है। तो ईश्वरदास जी वहाँ गए थे तो रानी को पालकी में बैठा के लेके आए। जैसे ही पालकी को नीचे उतारा और आशादास जी बारठ ने दुआ कहा था, उस दुए को सुन के वो वापस उमादेव आग बबूले हो गए और वापस से तारागढ़ दुर्ग में चले गए। और ये भी कहा जाता है कि तारागढ़ दुर्ग में उन्होंने पगड़ी और तलवार के साथ, मालदेव की मृत्यु के बाद पगड़ी और तलवार के साथ महासती भी हुए थे। तो जिस टाइम वो उमादेव जी मारवाड़ किले में आई, जैसे उनकी पाल की उतरी तो आशादास बारठ ने एक दुआ कहा और वो दुआ सुनते वापिस आग बबूले होकर वापस तारागढ़ दुर्ग में चले गए। अब दुआ क्या था कि मान रखे तो पीव तज,
मान रखे तो पीऊ तजे रखमान, मान रखे तो पीऊ तजे रखमान, दो दो गेंदे न बंधु एक एक खम्बू थान। तो आशा बालक ने कहा था अगर आपको मान रखना है तो अपने पिया को तजना पड़ेगा, और पिया को रखना है तो अपने मान को तजना पड़ेगा। आशा दादी बालक ने दोहे में कहा था कि आपकी बहुत ही प्रशंसा हो रही है कि एक महान रानी पतिव्रता रानी जो अपने एक पति की एक गलती पर उनके रोड कर चली गई थी, और अब आप वापिस आ रहे हो तो आपकी इज्जत डाउन हो जाएगी। आप लोग कहेंगे कि रोड के गई थी और फिर वापस आ गई। एक खंबे में दो दो हाथी को बांधना मुश्किल हो जाता है। मान रखे तो पीऊ तजे रख मान, दो दो गेंदे नए बंदे एक एक खम्बू थान। तो एक दुआ सुनकर हमारे वापिस चले गए, और वापिस वो कभी मारवाड़ लौट कर आए नहीं थे, मारवाड़ लौट कर आए नहीं थे। अब भारमली कुछ साल बीता तो भारमली को भी अपने जैसलमेर की याद आई, अपने प्योर की याद आई, क्योंकि प्योर उनका माता पिता थे नहीं भारमली के, तो उनको दून करण नहीं पाला पोसा था, तो उनको अपने प्योर की याद आ गई। तो राव मालदेव ने पूछा कि क्यों भारमली आपको जैसलमेर जाना है, प्योर की याद आ रही थी? तो फिर हाँ जाना है। तो भारमली ने कहा मैं किस मुँह से जाऊँ, किस मुँह से वापस मैं जैसलमेर जाऊँ, मेरी वजह से उनकी बेटी को बिना पति के रहना पड़ रहा है, पति से अलग होकर रहना पड़ रहा है, मैं कैसे किस मुँह को लेकर वापस जैसलमेर जाऊँ? तो लोनगढ़ ने कहा कि इतना बड़ा राजा है, अपन बात कर लेंगे और आप जाके मिल के आ जाओ। भारमली इतनी सुंदर थी कि वहाँ का एक राजा था, उसको भारमली भा गई। अब वो भारमली वापस गई तो राजा लाइन मार रहा है, भारमली को इधर उधर घूम रहा है साथ में। तो कोटड़ा का एक राजा, एक ठाकुर था, नाम था बाघ सिंह। तो वो राजा का साड़ा था। तो उसकी बहन ने कहा कि भागा, तेरे जीजाजी इस भारमली के साथ में कुछ लाइन मार रहे हैं, और तैसे करके इन्होंने भारमली को अपनी ओर कर लिया, तो फिर मेरी इज्जत रहने जाएगी। तो कोटड़ा के बाघ सिंह ने कहा कि जी मैं हूँ ना, मैं कब काम आऊँगा, मैं भारमली को उठा के यहाँ से कहीं लेकर भाग जाऊँगा, फिर कुछ नहीं होगा। जैसे ही बाघ सिंह कोटड़ा जी वहाँ आए, तो हम आए तो ऊँट पे बैठे थे, भी उन्होंने कहा भी साले साहब आए हैं, तिलक चिलक करो। तिलक कौन करती है? तो बहन करती है, बुआ करती हैं। तो उनकी राजकुमारी के हाथ मेहंदी लगी थी, तो उन्होंने कहा भी भारमली तू जाके तिलक कराओ, उनको बजा के अंदर ला। जैसे ही वो भारमली तिलक करने के लिए हाथ ऊँचा किया, और बाघ सिंह कोटड़ा ने बैठा के ऊँट पे वहाँ से लेके भाग गया। इनकी कहानी भी बहुत प्रचलित हुई थी, बाघा और भारमली की कहानी। जब मालदेव को ये मालूम चला कि भारमली को लेकर कोटड़ा का बाघ सिंह भाग गया है, तो उन्होंने कहा भाई युद्ध करो। तो उनके कवि थे, कवि ने कहा था कि भाई बाघ सिंह बहुत बड़ा डाकू है, वो इधर उधर भाग जाएगा, हाथ में नहीं आएगा, और जब बाकी लोगों को मालूम पड़ेगा कि उनकी सेना गई थी और बाघ सिंह हाथ में नहीं आया, तो अपनी बेइज्जती होगी। और दूसरी बेइज्जती ये भी होगी कि दासी के लिए मारवाड़ के बहुत बड़े शासक ने हमला युद्ध कर लिया था। तो फिर मालदेव को याद आया कि जिस टाइम उमादेव वापस आ गए तो एक दुआ किसने बोला था कि भाई पीऊ तजे तो मान रखे तजे पीऊ। तो बताया कि आशादास भारत जी ने, उन्होंने बुलाया भाई आशादास जी आओ आप, जब आप उमादेव को वापस भेज सकते हो तो भारमली को वापस आप ला सकते हो। आशादास जी ने कहा बिल्कुल ये काम मैं 101% कर दूंगा। आशादास जी भारत जी रवाना हुए, गए कोटड़ा। आशादास जी भारत एक बहुत बड़े विद्वान थे, विद्वान कवि थे। जब वो उनके वहाँ गए तो उन्होंने देखा भाई बाघ सिंह कोटड़ा ने कि भाई बहुत विद्वान कवि आ रहे हैं। वो उनकी सामने गए, उनकी स्वागत किया, माला वाला फेराई, और अच्छा खाना बनाए, अच्छी अच्छी पार्टी दी, गोट दी।